कि हमारे घर के अंदर कुछ भी इमरजेंसी होती है, सो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स होते हैं। अगर उस समय उसको ब्लड का सप्लाई नहीं मिलता है तो ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है। तो सीपीआर कहाँ कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और सीपीआर इतना ज़रूरी है कि हर एक घर में एक मेंबर को सीपीआर आना चाहिए। आप जैसे बोला कि घर में किसी न किसी को आना चाहिए, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर किसी को आना चाहिए। सडन ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे हमारे पास ब्लड थिनर्स होने चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि हम किसी भी पेशेंट को जब ही मेडिसिन दे सकते हैं जब वो पूरी तरीके से कॉन्शियस हो। तो हॉस्पिटल में आते के साथ ही कई लोग शोर मचाना चालू कर देते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट के घर वालों को कैसे रिएक्ट करना है। एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रस्ट डॉक्टर पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर वही काम करेगा जो पेशेंट के हित में होगा। अगर हम पेशेंट को घर से आईसीयू तक लेकर आ रहे हैं तो हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने चाहिए ताकि कि डॉक्टर को हेल्प हो सके। 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है कि पेशेंट ने कब खाना खाया था, कब सोने गया था पेशेंट, और सोने के बाद ऐसा क्या हुआ, ठीक है, और उसको कितनी देर बाद आपने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखा। कोरोना के बाद में ये केसेस बहुत सारे देखे गए हैं कि अचानक हार्ट फेल होता है, उसके बाद में वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता, तो उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। स्वागत है आपका फार्मा रेमेडीज चैनल पे। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक मेडिकल एडवाइस हमें मिल सकती है ताकि कि हम और क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं और कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हम बैठे हैं डॉक्टर अनुज के साथ में, जिनके साथ में हम डिस्कस करेंगे कि वो एक क्रिटिकल आईसीयू केयर यूनिट चलाते हैं और उनको एक्सपीरियंस है आईसीयू का कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो वेलकम डॉक्टर अनुज। नमस्ते आकाश। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बातचीत का जरिया रखा जिससे कि आम जनता को पता लग सके कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा उजागर नहीं हो पाता है। राइट। कभी हम हार्ट के ऊपर बात करते हैं, हार्ट सर्जन से पूछते हैं कि ब्लॉकेज कैसे हो गया, ब्लॉकेज की अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। कभी हम लंग्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे कोविड आया था तो लंग्स को कैसे बेहतरीन करा जा सकता है, या फिर उसको कैसे हेल्दी रखा जा सकता है। बट ये जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा हिस्सा है जो कभी कवर नहीं हुआ। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी केयर और क्रिटिकल केयर से रिलेटेड हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपकी पढ़ाई के बारे में, तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर अनुज त्रिपाठी है। मैंने एमबीबीएस किया है, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। आई वाज पास आउट इन 2012। देन आई हैव वर्क फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years इन क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट। देन मैंने अपना एमडी परस्यू किया फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर में। एमडी करने के बाद मेरा जो टारगेट था वो क्रिटिकल केयर में ही काम करने का था, तो मैंने फोर्टिस गुड़गांव से, एफएमआरआई गुड़गांव से मैंने अपना फेलोशिप किया क्रिटिकल केयर में, आईडीसीसीएम। एंड उसके बाद मैं फिर नोएडा में आया और नोएडा में मैंने अपना एक छोटा सा अस्पताल जिसका नाम मार्क हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है, बेसिकली जिसमें एक सिर्फ क्रिटिकल केयर का ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। जो पेशेंट्स क्रिटिकल केयर नहीं अवेल कर सकते हैं कॉरपोरेट में या फिर ऐसे सेंटर्स पे जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो, उसको कैसे हम लोअर अमाउंट पे ट्रीट कर सकते हैं, इस पर्पस से और इस विज़न से मैंने वो हॉस्पिटल अपना डाला था। और उसी पर्पस और विज़न पे मैं लास्ट 3 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और कोशिश है कि आगे करता रहूँगा। सो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हमारे घर के अंदर या फिर हमारे नियर बाई के अंदर कुछ भी इमरजेंसी होती है, सो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे कोई घर के अंदर कोई फेंट हो गया है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी चाहिए और सबसे तुरंत एक्शन हमें क्या लेना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, कई पॉडकास्ट पे मैंने इसका जवाब भी दिया है, और फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालूंगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या हमें पता होना चाहिए।
हम्म, तो एक वर्ड होता है बेसिक लाइफ केयर, BLS जिसको बोलते हैं, बेसिक लाइफ Okay. सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें ये है कि हमें पहले ये पता करना है कि पेशेंट अगर फेंट हुआ है या पेशेंट को कोई भी दिक्कत हुई है, तो उसमें सबसे पहले हमें उसका एयरवे, मतलब ये चेक करना है कि ही इज़ कॉन्शियस और नॉट कॉन्शियस, सेल्फ ब्रीदिंग उसका है, ठीक है, और उसका सर्कुलेशन है कि नहीं है। सर्कुलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि थियोरेटिकली ऐसा लिखा हुआ है बुक्स में, और हमने जो देखा हुआ भी है, ब्रेन के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स होते हैं। अगर उस समय उसको ब्लड का सप्लाई नहीं मिलता है तो ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में जो बोल सकते हैं, बेसिक भाषा में वो कोमा स्टेट बोल सकते हैं, या फिर अगर मेडिकल भाषा में बोलते हैं हाइपोक्सिक इंजरी। तो जो CPR का आपने सुना होगा कि CPR करना बहुत ज़रूरी है, वो CPR का पूरा फंडा जो है वो इसी पे बेस्ड है। इसलिए बेस्ड है क्योंकि CPR से हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट का सर्कुलेशन बना रहे। सर्कुलेशन बना रहेगा अगर हम प्रेस कर रहे हैं उसकी चेस्ट को, उसके हार्ट को प्रेस कर रहे हैं, तो ब्लड फ्लो सर्कुलेट होता रहेगा और ब्रेन में जाता रहेगा। उतने टाइम के बीच में हम कोशिश करें कि जो भी नियरेस्ट सर्विसेज हैं उसको अवेल किया जाए। तो जैसे कि आपने पूछा आकाश की क्या हमें पहले करना है, तो सबसे पहले बात आ जाती है सर्कुलेशन की। हमें सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। अगर हम देखते हैं पेशेंट का सर्कुलेशन मेंटेन नहीं है, हमने पल्स जो हमारी बड़ी पल्स होती है, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स को देखा, उसको 30 सेकंड के लिए हमने देखा कि कोई भी उसमें गतिविधि नहीं हो रही है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस गतिविधि को हम CPR के थ्रू चलाने की कोशिश करें, जिससे कि अगर सर्कुलेशन बना रहता है पेशेंट का, तो हम हाइपोक्सिक इंजरी यानी कि ब्रेन डेथ से पेशेंट को बचा सकते हैं। तो सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, CPR हर किसी को नहीं आता है, तो CPR कहाँ कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और CPR इतना ज़रूरी है कि हर एक घर में एक मेंबर को CPR आना चाहिए? बहुत अच्छी बात, ये भी आपने अच्छी बात पूछी कि CPR एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जो आप जैसे बोला कि घर में किसी न किसी को आना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि हर किसी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए हर किसी को? क्योंकि ये इम्पोर्टेंस, जैसे घर में एक मेंबर को अगर आता है, ठीक है, और आप बाहर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ 4 लोगों को नहीं आता है, और घर का वही मेंबर है जिसको घर पे भी नहीं आता है, बाहर भी नहीं आता है, तो आप कैसे जान बचाने में उसकी हेल्प कर पाएंगे? इसलिए हर एक मेंबर को आना चाहिए। और CPR के लिए अब नई जो गाइडलाइंस है, जो मैंने आपको वर्ड लिया था बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की आजकल स्कूल में, ठीक है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, हर जगह इसकी छोटी छोटी ट्रेनिंग दी जा रही है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जाते हैं, उनका टाई अप होता है, वो जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग्स देते हैं। इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया गया है सरकार के द्वारा भी और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी, कि हम कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में जाके ये परफॉर्म करते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या क्या करना है, CPR को किस तरीके से करना है, कितनी देर तक करना है, और क्या क्या साइंस और सिम्टम्स देखने हैं। इससे क्या होता है कि जब घर का कोई भी मेंबर इस चीज़ को जानता है, तो वो घर में भी उस चीज़ को बताता है और कोशिश करता है कि 1 से 2 लोगों को, 2 से 4 लोगों को ये चीज़ पता लगे कि किस तरीके से CPR होना है, या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कभी भी जब हमारी अगली चर्चा होगी तो हम इस चर्चा पे बात करेंगे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या-क्या आता है, क्या नहीं आता है। और मेरे हॉस्पिटल के द्वारा भी, मार्क हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के द्वारा भी ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कि हम लोग डिफरेंट ऑफिसेज में जाते हैं और वहाँ पे लोगों को इस बारे में बताते हैं कि CPR क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, एक्टिव लाइफ सपोर्ट ACLS क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए बताते हैं। ठीक है सर। एंड सर ये तो हो गई बात CPR की। अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर वो कंडीशन CPR की ज़रूरत नहीं है और वो फेंट होते हैं और उनकी ऑक्सीजन चल रही है, तो उस केसेस में क्या-क्या मेडिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर, ताकि कि इमरजेंसी हम जब तक ICU में लेकर आए पेशेंट को, तब तक वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिटिकल ना हो? तो मेडिसिन रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस कुछ ही ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज में, जो कि कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, सडन ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे हमारे पास ब्लड थिनर्स होने चाहिए जो ब्लड को थिन करते हैं, मतलब ब्लड को पतला करते हैं। उससे क्या होता है, फ्लो बढ़ता है। जैसे इकोस्प्रिन हो गया, जैसे कि लोकल घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्प्रिन यूज़ की जाती थी, तो वो यूज़ करते हैं। हाई ग्रेड फीवर अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें हमारे पास पैरासीटामोल घर पे होनी चाहिए, ठीक है, प्लेन पैरासीटामोल, जिससे हम दे पाएँ। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है, पहले पेशेंट को थोड़ा-सा हमें, अगर उसका टेम्परेचर 104, 105 के करीब है, ठीक है, तो उसमें हमें पहले उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है अच्छी तरीके से, उसके बाद मेडिसिन देनी है। और ये भी ध्यान रहे कि हम किसी भी पेशेंट को जब ही मेडिसिन दे सकते हैं जब वो पूरी तरीके से कॉन्शियस हो। तो कोशिश की जाए पेशेंट कॉन्शियस, क्योंकि जब अनकॉन्शियस होता है पेशेंट और हम उसे गफलत में कोशिश करते हैं कि पानी पिला दिया जाए, जब पेशेंट ड्राउजी है तो हम अगर उसे कोशिश कर रहे हैं पानी पिला दिया जाए या फिर कोई दवाई खिलाने की कोशिश करें, तो उसमें संभावना ये होती है, पेशेंट खराब होने की संभावना होती है। कैसे होती हैं? क्योंकि वो पेशेंट इतना कॉन्शियस लेवल उसका नहीं है, वो ड्राउजी है, तो वो जो हम उसे पिलाने के लिए, खाने के लिए दे रहे हैं, तो वो सांस की नली में चला जाएगा। जब सांस की नली में वो चला जाता है तो वो एस्पिरेशन, निमोनिया और अदर चीज़ें, चॉकिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है पेशेंट को फुल रूप से, पूरी तरीके से वो कॉन्शियस होना चाहिए किसी भी दवाई को लेने के लिए। अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए सिर्फ उसका कैरोटिड पल्स देख के ये पता करना कि कैरोटिड पल्स है कि नहीं है। नहीं है तो हमें कोशिश करके सीपीआर करना चाहिए, जिससे कि उसका सर्कुलेशन बना रहे। जो मैंने पहले भी रिपीट किया, सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अवॉइड द ब्रेन डेथ। लेकिन जब तक पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, पूरी तरीके से अपने होश और आवास में नहीं है, तो कोशिश की जाए कि उसको कोई मेडिसिन या पानी देने की कोशिश ना की जाए, जिससे कि पेशेंट एस्पिरेट ना करे। क्योंकि एस्पिरेशन ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर, जो उसको इलनेस हुई है, हो सकता है वो उस टाइम के लिए बेहोश हुआ हो किसी भी वजह से। लेकिन अगर एस्पिरेशन होता है तो वो अल्टीमेटली इट विल लीड टू ए मेजर प्रॉब्लम एंड मेजर इश्यूज़। तो बेसिक पहले कॉन्शियसनेस लेवल को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। एंड सर, इसमें मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर हमारा पेशेंट जो है हम उसको हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं, तो हॉस्पिटल में आते के साथ ही कई लोग ज़्यादा शोर मचाना चालू कर देते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट के घर वालों को कैसे रिएक्ट करना है और पेशेंट के साथ में आईसीयू में क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या उसको कैसे ट्रैक करना है, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए, मेरे को 10 से 12 साल हो गए हैं क्रिटिकल केयर यूनिट देखते हुए। मैंने कॉर्पोरेट यूनिट्स में भी काम किया है, मैंने छोटे यूनिट्स में भी काम किया है, 100 बेडेड यूनिट में भी काम किया है, 500 बेडेड यूनिट्स में भी काम किया है। तो आईसीयू एक ऐसा ग्रे एरिया है हॉस्पिटल का, ठीक है, कि जब आप वहाँ रहते हैं तो आपको इमोशनलेस होना पड़ता है, ठीक है, बीइंग ए डॉक्टर। अब हम बात करते हैं फैमिली की, जो आपने बात की, जब भी पेशेंट आता है सीरियस तो कई उसके साथ रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, कई सलाहकार आते हैं, ठीक है, कई सलाह देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे साथ डेली होने वाली ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले तो फैमिली को ये समझना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रस्ट हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल से ज़्यादा एक ट्रस्ट डॉक्टर पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर वही काम करेगा जो पेशेंट के हित में होगा, ठीक है। और मेरा डॉक्टर फ्रेटर्निटी से भी हमेशा निवेदन यही रहा है, ठीक है, कि जो पेशेंट के लिए बेस्ट हो वो किया जाए, ठीक है, और उसको बहुत बेसिक वे में समझाया जाए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे हैं और इसका ये ट्रीटमेंट है, और उसको साफ तरीके से बताया जाए। इस चीज़ को आप किसी भी अपने मेडिकल एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन जहाँ इमोशंस की बात आती है तो होता क्या है, जो मेन फैमिली होती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, वो पेशेंट को लेके आते हैं, लेकिन आप 6 घंटे में या 4 घंटे में देखेंगे सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, ये सारे लोग भी आ जाते हैं, फिर वो अपनी सलाह देना शुरू करते हैं। तो कई बार डॉक्टर भी परेशान होता है, चिल्लाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अगर डॉक्टर 10 लोगों को एक ही बात बताएगा तो कहीं ना कहीं वो अपना फोकस लूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए फैमिली को उस टाइम पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए, डॉक्टर पर ट्रस्ट होना चाहिए, और उसके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि आप डॉक्टर से कोई केस समरी या फिर उस डिसीज़ के बारे में कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट जो उनका जानकार है, या फिर वो दूसरा लेना चाहते हैं रिव्यू, तो लेके डिस्कस की जा सकती है, जिससे कि ट्रस्ट बना रहे
ट्रस्ट बढ़ता रहे। लेकिन जिस तरीके की कई बार हवा दबड़ी लोग करते हैं, अटेंडर्स जो होते हैं हवा दबड़ी करते हैं, उस तरीके से किसी का नुकसान नहीं होता, अल्टीमेट वो नुकसान मरीज का ही होता है। ठीक है, तो मेरा ये हमेशा गुजारिश रहेगी पेशेंट के अटेंडर से या फिर पेशेंट के रिलेटिव से कि वो उस सिचुएशन को समझें और डॉक्टर को और मेडिकल स्टाफ को टाइम दें उस पर काम करने के लिए, उन पे एक ट्रस्ट बना के रखें। और मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार जब पेशेंट्स के अटेंडर मेरे पास आए, ठीक है, उनसे मैंने सारी चीज़ें समझाई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, और हुआ क्या 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद सेकंड डिग्री रिलेटिव अलग अलग टाउन से आके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की, ऐसा हो गया आप इधर ले चलो पेशेंट को, उधर ले चलो, इस बड़े हॉस्पिटल में ले चलते हैं, इस जगह लेके जाते हैं तो यहाँ ये चीज़ हो जाएगी। तब मेरा एक ही सेंटेंस रहता था कि वो जो सेकंड डिग्री रिलेटिव आए हैं ना, उन्होंने फर्स्ट तो वो कंडीशन नहीं देखी जब पेशेंट आया, ठीक है, और उस चीज़ के बारे में उन्हें इतनी भी नॉलेज नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, 12 घंटे पहले क्या हुआ था। और उनमें से किसी भी रिलेटिव को अगर बोला जाए ना कि आप हॉस्पिटल का जो बिल है आप बियर कर दीजिए, हम तैयार हैं, तो जब जब ये बोला गया ना, तो उसमें जो जितने सेकंड डिग्री रिलेटिव होते हैं या फिर जो मतलब अननेसेसरी बोल रहे होते हैं ना, वो आपके सामने ही नहीं आएंगे, वो अननेसेसरी की सलाह देते हैं जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल बिल्कुल और प्रॉब्लम क्रिएट आई थिंक एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहना चाहिए डॉक्टर के लिए भी, कि अगर आपके रिलेटिव में या फिर आपकी फैमिली के अंदर कोई एक पर्सन है जो पेशेंट को लेकर आया है, तो वो ही डॉक्टर से डिस्कस करे और वही आगे मैसेज जो है अपनी फैमिली में कन्वे करे, बिल्कुल क्योंकि मल्टीपल लोग जब आके पूछते हैं तो मल्टीपल चीज़ें निकल कर आती हैं और उस वजह से और परेशानी क्रिएट होती है। बिल्कुल आकाश, ये आप बिल्कुल मतलब यही मेरा मैसेज है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि उस सिचुएशन को समझें और सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल किया जाए जो उसका बेस्ट वे है, नाइदर गिविंग अननेसेसरी जो बोलते हैं अननेसेसरी सलाह, एडवाइस, अननेसेसरी एडवाइस जिसका कोई नीड नहीं है उस टाइम। जब पेशेंट वेंटी पे है, उसकी सिचुएशन क्या है, अगर इसको 6 घंटे में नीड है, अगर उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, नीड है सर्जरी की, तो डॉक्टर से ये पूछें कि सर सर्जरी की नीड किस वजह से है और क्या है रिपोर्ट्स में, ना कि ये पूछें कि सर्जरी सर हम डिले कर सकते हैं क्या, 6 घंटे हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना, टाइम पीरियड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर ब्रेन हेमरेज में, ठीक है, ब्रेन इन्फार्क्ट्स में और खासकर हार्ट अटैक्स में। तो डोर टू निडल और डोर टू हॉस्पिटल टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कितनी जल्दी नियर बाय हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, ठीक है, और कितनी जल्दी उसका इंटरवेंशन किया जा सकता है। जो मैं अपना सेटअप रन करता हूं उसमें मेरा हमेशा यही एक सिद्धांत रहा है इनिशियली कि जो पेशेंट को नीड है, चाहे वो ऑड टाइम पे हो या इवन टाइम पे नीड हो, उस नीड को एकम्प्लिश किया जाए। उसको इंटरवेंशन अगर रात को जरूरत है उसको सर्जरी की, तो इट शुड बी ऑपरेटेड इन द दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज जो टाइम मिस हो गया ना, अगर उसका हमने वेट किया, जो टाइम मिस हो गया वो टाइम फिर ऑर्गन आपको वापस नहीं देगा। और दूसरा, अगर मुझे लगता है कि जो फैमिली की तरफ से एडवाइस रहती है, जो फैमिली को लगता है कि ये डॉक्टर जो है वो दूसरा अच्छी ट्रीटमेंट दे सकता है या इस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो उस केस के अंदर आप डॉक्टर से समरी ले सकते हैं, उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं, एंड बिल्कुल उनसे आप क्या ट्रीटमेंट उनका चल रहा है या फ्यूचर ट्रीटमेंट आप क्या देने वाले हैं वो आप एडवाइस ले सकते हैं, और फिर अपने किसी नोन हाँ, से अपने किसी नोन डॉक्टर से या फिर आप हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल जाके डिस्कस कर सकते हैं, सर ये ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या इस ट्रीटमेंट में कुछ और ऐड हो सकता है, या फिर ये ट्रीटमेंट सही चल रहा है, गलत चल रहा है, या फिर वो मेडिकल एक्सपर्ट से डायरेक्ट डॉक्टर की जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे आप डायरेक्ट बात कराइए, तो अब जाके चीजें बेहतर सॉल्व होंगी, ना कि वहां पैनिक करने पे। तो पैनिक मोड में तो हमें पता है कि सर जब भी कोई फैमिली का बीमार होता है या फिर फैमिली में ऐसी कंडीशन आती है तो पैनिक होता है, बट उसको पैनिक की तरह ना लेके एक हम चैलेंज की तरह लेके देखें और उस पर अच्छी तरीके से वर्कअप किया जाए कि क्या वर्कअप करना है, क्या फॉलोअप करना है। तब आपका ट्रस्ट भी डॉक्टर्स पे बढ़ेगा, तब आपका इंस्टीट्यूट पे भी ट्रस्ट बढ़ेगा और आपके मरीज के रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर आएंगे। राइट सर, ये बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली कि पेशेंट किस केस के अंदर कैसा रिएक्शन करना है, आपको फैमिली को कैसे रिएक्ट करना है, और पेशेंट, और एक और चीज़ सर जानना चाहता हूँ कि अगर हम पेशेंट को घर से आईसीयू तक लेकर आ रहे हैं तो हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने चाहिए ताकि कि डॉक्टर को हेल्प हो सके, और एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट तो डॉक्टर जल्दी रिएक्ट कर सके। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो आपने जो पॉइंट उठाया, ये कई बार ये पॉइंट उठाया नहीं जाता
क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, जो कि आप हिस्ट्री दे पाओ, क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो कभी अपनी हिस्ट्री तो दे नहीं पाएगा, राइट। तो उसके जो फैमिली मेंबर होंगे वही हिस्ट्री बताएंगे। उस हिस्ट्री में 4-5 चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है कि पेशेंट ने कब खाना खाया था, ठीक है, कितनी देर पहले खाना खाया था, कब सोने गया था पेशेंट, और सोने के बाद ऐसा क्या हुआ, ठीक है, और उसको कितनी देर बाद, ठीक है, आपने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखा, ठीक है, या फिर आप कई बार सुनते होंगे कि पेशेंट वॉशरूम करने गया, वॉशरूम करके एकदम से गिर गया, ठीक है, जो कि बहुत और मतलब बहुत नॉर्मल केसेस में, खासकर ब्रेन हेमरेज में, खासकर ब्रेन इन्फार्क्ट में, जो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट एक टर्म दिया गया है जिसमें दोनों चीजें आती हैं, या फिर तो नली में थक्का जम गया, या फिर ब्लीड हो गई नली ब्रेन की, या फिर कई बार हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो कई बार वॉशरूम के लिए गए और सडन कोलैप्स हो गए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट के अटेंडर्स को या रिलेटिव्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और कितना टाइम हुआ, क्योंकि वो टाइम नोट करके रखना चाहिए, टाइम ध्यान में रखना चाहिए, इंसिडेंट याद में रखना चाहिए कि खाना कब खाया था, ठीक है, बीपी की जो उनकी, अगर कोई पेशेंट बीपी का मरीज है तो उसने रात की बीपी की मेडिसिन ली या नहीं ली, शाम मेडिसिन, क्योंकि उससे ये हिस्ट्री पता लगती है कि बीपी की मेडिसिन नहीं ली, इसका मतलब सोने के बाद पेशेंट का बीपी राइज हुआ और ब्रेन की एक छोटी वेसल कोई फट गई सडन बीपी राइज से। तो इससे हम इंसिडेंट से ये पता लगा सकते हैं, हाँ 70% देयर इज चांसेस कि ब्लीड ही हुआ होगा ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में इधर ब्लीड हो सकता है या थक्का जम सकता है, दो में से एक चीज हो सकती है। पेशेंट की डायबिटीज की जो मेडिसिन है, ठीक है, वो आप साथ में लेके आए, या फिर कोई भी अगर उसको क्रोनिक इलनेस है या फिर कोमोर्बिडीज है, उसका पता होना चाहिए कि क्या कोमोर्बिडीज है। और ये फिर से बात आ जाती है कि एक सिंगल आदमी उस चीज को बता पाए जो उनकी ध्यान रख रहा है या फिर जिनको सारी उनकी जानकारी है। और कोई सडन कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिनकी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसका 24 घंटे का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड मतलब एक एक चीज के बारे में, छोटी छोटी चीज के बारे में पता होना चाहिए, आज इन्होंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया, या फिर घरेलू कोई स्ट्रेस तो नहीं था जिससे परेशान था पेशेंट। तो ये सब चीजों को नोट डाउन करके या फिर ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर क्लिनिकल बेस्ड, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन होंगी उससे पहले पेशेंट को क्लिनिकली डायग्नोस करने में हेल्प मिल सकती है और उसके डायग्नोस पे पहुंचा जा सकता है और अर्ली इंटरवेंशन किया जा सकता है। ठीक है सर। एंड सर एक और चीज़ जाननी थी, आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो है कि सडन हार्ट फेल हो रहा है, कि कोरोना के बाद में ये केसेस बहुत सारे देखे गए हैं कि अचानक हार्ट फेल होता है, उसके बाद में वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता, तो उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, या उस केस में क्या रिएक्शन करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि हमें सीपीआर देना आना चाहिए, तो अगर हम सीपीआर देते तो इस केस के अंदर हम उसको सेव कर सकते हैं, और क्या टेस्ट ऐसे हैं कि हम उस केसेस के अंदर बचा सकते हैं, और हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वैसे तो अगर देखा जाए तो कोविड एक बहुत बुरा समय था, जो कोविड का जैसे आपने नाम लिया आकाश जी, तो कोविड एक बहुत बुरा समय था जो कि बहुत कुछ सिखा गया है। आम जनता को भी सिखा गया है, मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी सिखा गया है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कोविड के बाद। क्या हुआ है कि आम आदमी, खासकर यंग जनरेशन, ठीक है, और जनरेशन अबव देन 40 ईयर्स बहुत प्रोएक्टिव हो गए हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आज वो खुद से, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब तक आदमी बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ जाता था, जब तक उसको जो उसकी खांसी है वो 10-15 दिन की नहीं हो जाती थी, वो कभी हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास विजिट नहीं करता था। वो अपने आप से मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेता रहता था, और वो जब चीज़ निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती थी तब आदमी परेशान होके, जब चीज़ें बिगड़ जाती थी तब पहुंचता था। तो एक बहुत अच्छा वर्ड है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, ओके। और उससे बहुत बेहतर वर्ड है कि अर्ली टू प्रिवेंट, ठीक है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोग जब एमबीबीएस में थे तो हमें पढ़ाया जाता था, पीएसएम प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का सब्जेक्ट होता था, तो उसमें ये वर्ड बड़ा पढ़ाया जाता था, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है जो कि सब लोग जानते हैं, जितना हमें आइसबर्ग जो फिनोमेना होता है, जितना समुंदर में हमें नीचे ऊपर को दिख रहा है एक पत्थर,
उससे डबल वो नीचे होता है। लाइक टाइटैनिक हाँ, वाला। टाइटैनिक। इसी तरीके से कुछ हम डिसीज हमारे समाज में जैसे डायबिटीज है, जितनी हमें ऊपर दिख रही है ना उतनी ही वो नीचे है डेप्थ में, राइट। नई लाइफ सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है हमारा, उसमें मॉर्बिडली ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी जितना हमें ऊपर दिखती है उससे कई ज्यादा वो नीचे है। तो हमें इन सब चीजों का प्रिवेंशन करना है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि जैसे सडन हार्ट अटैक कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं आगे, ठीक है, कि हम जागरूक रहें कि हमारा हार्ट कैसा है। तो इसमें जैसे कॉरपोरेट आजकल कंपनीज हैं वो भी हेल्थ चेकअप करती हैं 6 मंथ पे, तो हमें अपने हेल्थ चेकअप हमेशा रेगुलरली कराने चाहिए। और उन हेल्थ चेकअप के साथ में एक हमें डॉक्टर कंसल्टेशन भी लेना चाहिए हर 6 महीने पे, ये पता करने के लिए कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो किस हद तक हैं और हमें आगे किस तरीके से इसको मेंटेन करके चलना है। अगर हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ आ रहा है तो इसको कैसे मेंटेन करना है, चाहे वो डाइट के थ्रू हो या फिर कुछ मेडिसिन्स के थ्रू हो। और जब भी आपका लिपिड प्रोफाइल या कुछ भी ऐसी चीज बढ़ी हुई आती है तो हमें फर्दर इंटरवेंशन कराना चाहिए। जैसे कि आजकल जो एंजियोग्राफी है, सीटी एंजियोग्राफी जो होती है, एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी, मतलब एंजियोप्लास्टी। सर ये एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी के अंदर डिफरेंस क्या होता है और एक्चुअल में होता क्या है? देखिए एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। हमने डाई डाल के हमने देखा कि हार्ट की वेसल्स जो हैं वो कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है कि नहीं। डाई क्या होता है ये? डाई एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम पहले घर वगैरह बनते थे तो नील का यूज करते थे, राइट। नील होती थी, नील से हम धब्बा लगा देते थे कि वो स्ट्रेट ठीक है। लाइन जा रही है कि हाँ, नहीं जा रही? स्ट्रेट जा रही है कि नहीं जाती है, धब्बा लग जाता था कि हाँ स्ट्रेट जा रही है पूरे उस पे। राइट। उसी तरीके से डाई है, कंट्रास्ट एजेंट है, वेसल से उसको निकलना है। अगर वो वेसल से उतने पार्ट पे नहीं निकलती है तो इसका मतलब वो ब्लॉक है कहीं ना कहीं वेसल, ठीक है। ये हमें इमेजेस में आ जाता है, इमेज जो क्रिएट होती है उसमें इमेजिंग में आ जाता है। तो एंजियोग्राफी इज अ वेरी बून टू आवर जनरेशन कि हम डायग्नोस्टिक की तरह उसको यूज कर सकते हैं। और हर 1-1.5 साल में जिनको हार्ट रिस्क के ज़्यादा चांसेस, जिनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, जो नॉन डायबिटीज़ हैं, जो नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनको एक डायग्नोस्टिक के रूप में एक एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए हर 2 साल पे, 2.5 साल पे या 3 साल पे, अकॉर्डिंग टू द कार्डियक रिस्क फैक्टर के साथ में, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हाँ माय वेसल्स आर नॉर्मल। तो सडन हार्ट अटैक इस तरीके से, सडन हार्ट फेलियर इस तरीके से प्रिवेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें उस आइसबर्ग फिनोमेना जो है उसके नीचे वाले पार्ट को देखना पड़ेगा कि कितना पानी के अंदर है। और वो जागरूकता किसी के कहने से या करने से नहीं आएगी, वो जागरूकता आएगी खुद हमें सोचने पे कि हमें अपने शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो बेटर है कि आप हर 6 महीने से अपना एक हेल्थ चेकअप कराते रहें, ठीक है। और किसी भी डिसीज का वेट ना करें। अगर आपको लगता है कोई सिम्टम्स है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह लें, उनसे बात करें, पूछें कि ये किस वजह से है, ठीक है। आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मिलता है तो उसको सॉल्यूशन को फॉलो किया जाए। ठीक है सर। एंड सर एक मैं चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और एक नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर क्या डिफरेंस रहता है? और किसी के घर में जो पेशेंट है तो वो चाहता है कि मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊँ और उनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं। अगर आपके पास में मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो अच्छा है, अगर आपके पास में नहीं है तो आपको अपनी जो पूरी सेविंग है वो एक 10 दिन के ट्रीटमेंट के लिए अपने नियर बाय के लिए वो आपका पूरी सेविंग ख़त्म हो जाती है। तो आपको किस तरीके के हॉस्पिटल अपने नियर बाई में आइडेंटिफाई करके रखने चाहिए ताकि कि आगे आपको कोई भी नियर बाई मतलब कुछ भी इंसिडेंट होता है आपकी फैमिली के साथ में तो आप उस पे इंस्टेंट रिएक्ट कर सकें? तो क्या डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में और एक छोटे हॉस्पिटल में? आकाश जी, मतलब ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है जो आपने पूछा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको कुछ ही वर्ड्स में आपको बताने का और समझाने का, जिससे आम जनता को भी ये पता लग सके। आज जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं सबके पास एक मतलब पैनल्स होते हैं। पैनल्स का मतलब जो पॉलिसीज आप लोगों को कॉर्पोरेट की तरफ से या लोगों को जो कंपनी वर्कर्स हैं उनको दी जाती है, सबके पास में। किसी के पास गवर्नमेंट पैनल्स हैं जैसे ईएसआई हो गया, सीजीएचएस होगा, ईसीएचएस हो गया, और यही पैनल्स आपको प्राइवेट भी देते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट देते हैं। तो पैनल के थ्रू किसी का कवरेज है 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का कवरेज है, किसी का 25 लाख का कवरेज है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी टू पॉलिसी। अब हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और स्मॉल सेटअप में क्या डिफरेंसेस हैं
और किस तरीके से हम अपने बजट में ध्यान में रखते हुए क्या हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपकी पॉलिसी अलाउ करती है 5 लाख रुपए पर ईयर क्लियर करने के लिए। राइट। आपको बहुत मामूली सी डिसीज हुई, जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, ठीक है। टाइफाइड हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, और आपने इलाज कराया, उसमें आपका बिल बना 5 डेज का, 6 डेज का 2.5 लाख टू 3 लाख, एक बड़े कॉर्पोरेट में, ठीक है। आपको उस टाइम अच्छा लगा क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में आया, ठीक है, मैं रूम में एडमिट हूँ, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर साथ में है, टीवी लगी हुई है, ठीक है, और एसी चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें, नीचे कैफ़े हैं 2, ठीक है, जाके फैमिली मेंबर्स ने खाया, आपसे मिलने आए, ठीक है, उन्होंने भी नीचे कैफ़े में खाया, ठीक है ना। आप 5 डेज बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुए, 5 डेज बाद आपने 2.5 लाख रुपए आपका चला गया। लेकिन आप ये देखिए कि 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए आपका सिर्फ एक छोटे से टाइफाइड में, ठीक है, जो कंज्यूम हो गया, जो कि नॉर्मल ट्रीट हो सकता था 30,000 रुपीज में। ओके। हाँ, इट शुड बी ट्रीटेड एट 30,000। बट मैं इधर ये नहीं बोलूंगा, मतलब ये नहीं बताऊंगा कि कॉर्पोरेट चार्ज, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू दैट। बट जो टाइफाइड का ट्रीटमेंट है, आज भी वो एक ही ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो वर्ल्ड के कहीं भी जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट वही निकलेगा, ठीक है। वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी सेम होगा सेम होगा, ट्रीटमेंट small प्लान setup कभी चेंज नहीं होगा ओके। सर। फैसिलिटीज चेंज हो जाती हैं, बिकॉज आज हॉस्पिटल एक सर्विस इंडस्ट्रीज की तरह देखा जाता है, राइट। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, कि एक स्टाफ आपके रूम में है 24/7, ठीक है, एक जीडीए वर्कर आपके हैं। वहीं आप एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में जाएंगे जिसका बिल 30,000 to 40,000 आएगा, आपके उससे काटा जाएगा, आपके कार्ड से निकलेगा। उसमें आप देखेंगे कि 2 स्टाफ हैं जो एक पेशेंट को देख रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कहीं से लेके कहीं कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्योंकि जब मैंने अपना छोटा सेटअप शुरू किया था तो मेरा यही उद्देश्य था। जब मैंने कॉर्पोरेट में, कई कॉर्पोरेट्स में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में रहा हूँ, विनायक हॉस्पिटल है, प्रयाग हॉस्पिटल है, ठीक है, प्राइमा केयर है, ठीक है, तो मैंने यही देखा कि एक नॉर्मल जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है, वो जब आईसीयू में उनको रिक्वायर्ड होता है या क्रिटिकल केयर रिक्वायर्ड होता है, तो वो अपना पूरा जीवन भर का कमाई, ठीक है, 10 दिन में लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आज भी आप किसी क्रिटिकल इलनेस के लिए एडमिट होते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है, जो तो 20 सारी सर्विसेज देता है, 20-25 लाख डेली रुपए का, हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली का उसका बिल आप 2 लाख रुपए मान के चलिए, राइट। ठीक है, 2 लाख रुपए, उसके बाद मेडिसिन ये सब जोड़ जाड़ के आप 2.5-3 2.5-3, ठीक है, और वो बैठ के आप 10 दिन, शुरू में सबको अच्छा लगता है, 10 दिन में आप देखेंगे वो बिल 25 लाख रुपए पहुंच जाता है, राइट। ठीक है। वही आज जो मैं जिस सेटअप को चलाता हूँ, उस सेटअप में वही 10 दिन का बिल हमारा 3-3.5 लाख रुपए जाता है। तो हाँ, तो दे एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें, वही मैं बता रहा हूँ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें भी सेम है। वही वेंटिलेटर है, वही प्रोसेस है, वही सारी चीजें, वही इलाज है, वही मेडिसिन है, जिन मेडिसिन का जो रोल है वही मेडिसिन है। कुछ चीजें चेंज नहीं होती हैं, सिर्फ हाँ सर्विसेज चेंज हो जाती हैं। सर्विसेज में क्या हो गया, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्विसेज, जैसे कि आपका खाना हो गया, कैफे हो गया, कैफे हो गया, आपका खाना हो गया, ठीक है, आपकी टीवी हो गई, ठीक है, आपका डोरबेल अलार्म हो गया कि आपके पीछे एक स्टाफ बिल्कुल अटेंडर खड़ा हुआ है, यही सर्विसेज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि मैं उस तबके की तरफ नहीं जाऊंगा कि जिनके पास ऑलरेडी है अमाउंट, ठीक है, लेकिन मैं उस तबके की तरफ जाऊंगा। आदमी को ये समझना जरूरी है कि अगर हमारी पॉकेट की लिमिट, मतलब हमारी पॉलिसी की लिमिट 5 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज पर ईयर है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गए और बड़े हॉस्पिटल में या किसी भी, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये इलनेस है, उस इलनेस के ऊपर क्या वर्क हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सर बहुत सारे लोगों के पास तो पॉलिसी भी नहीं होती है, बिल्कुल, सो वो अपनी पॉकेट से ही लगाते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है किसी के घर में तो उसको ये लगता है कि वो एक ऐसे हॉस्पिटल में चला जाए जहाँ पे उसको सारे सेट ऑफ डॉक्टर्स मिल जाए, बिल्कुल, और वो उस टाइम पे पैसे की तरफ नहीं देखता है, वो उस टाइम पे अपने पर्सन के लिए इमोशनली देखता है कि वो इमोशनली वो कैसे उसको ठीक कर सकता है। होता है। हाँ, और उसके बाद में जब वो पेमेंट्स देना पे करना चालू करता है तो वो पे करते करते वो इतना ह्यूज अमाउंट हो जाता है जो कि उसकी पूरी लाइफ की सेविंग हो जाती है, लोगों के अपने घर भी भेज देते हैं
और अपनी जो प्रॉपर्टी उन्होंने ज़मीन इकट्ठी करी होती है, वो बिल्कुल। जितनी कमाई होती है, वो सब वो लोग दाँव पे लगा देते हैं। तो इसी मतलब यही चीज़ तो है कि मतलब मैं बोलूँ कि आज मेरे हॉस्पिटल में आप जाएँ तो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होंगी, जो गाँव से आए हुए हैं, ठीक है? जो मेरठ के किसी गाँव से हैं, इधर से हैं, आस-पास से हैं, वो लोग हैं, ठीक है? तो आप उनको देखेंगे मतलब उनकी इतनी आशाएँ होती हैं, ठीक है? लेकिन और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जैसे आपने बोला वो ज़मीन बेच देंगे, ठीक राइट। है? सारी चीज़ें बेच देंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर का रोल या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी का रोल बहुत आ जाता है। हमें एक डिसीज़ को उन्हें समझाना है, ठीक है? जिस पेशेंट का अगर आपके पास आया उसका ब्रेन डेड है, हुँ, ठीक है? आपको पता है कि इस पेशेंट में हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जो ब्रेन का हिस्सा इसका चला गया वो वापस नहीं आना। हुँ, तो हमें ये जैसे ही हमें ये चीज़ पता लगती है, अवगत होती है, हमें ये फैमिलीज़ को बताना है और उनको काउंसल करना है कि सर देखिए, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, आगे इसका ट्रीटमेंट ये होगा, इससे आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, हुँ, किसी भी कोने में भारत के। हुँ, तो उनको ये सही चीज़ बतानी है, ठीक है? हमें ऐसा नहीं उनको अंधकार में रखना है, नहीं, कल रिस्पॉन्स आ जाएगा, परसों रिस्पॉन्स आ जाएगा, नहीं, हुँ, ठीक है? ये मेरा थोड़ा-सा एक डॉक्टर प्रोफ़ाइल पे एक वो है, निवेदन है कि आप बिल्कुल अवगत उनको करा के रखें कि ये कंडीशन है, इस तरीके की कंडीशन है और यही आगे इसकी प्रोग्रेस होगी, स्लो होगी। तो जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट फाइनेंशियल बर्डन से फैमिली बच सकेगी। हुँ, क्योंकि एक तरीके से एक तो पेशेंट लूज़ हो गया उनका, हुँ, फैमिली मेंबर लूज़ हो गया। एक तरीके से उनका फाइनेंशियल बर्डन भी उनके पास इतना हो गया, जो कि आगे वाले 5 साल में वो उसी वो से जूझते रहें। राइट, राइट। तो इन इमोशंस को साथ में रख के अगर डॉक्टर या फ्रेटर्निटी चलेगी, ठीक है? तो ये मानवता पे भी बहुत अच्छी तरीके से उपयोग में ला सकते हैं और मानवता के लिए ही एज़ ए ह्यूमन बीइंग अगर हम सोचेंगे तो ये हमें एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। हुँ, तो आप देखेंगे कि वैसे आज में मतलब हम देखते हैं कि लोग-बाग होता क्या है कॉर्पोरेट्स में लोग-बाग डॉक्टर से मिल ही नहीं पाते। हुँ, ठीक है, मेन डॉक्टर से जो उन्हें ट्रीट कर रहा है, हुँ, ठीक है, उनके जूनियर्स होते हैं, उनसे मिलते हैं, वो जो भी चीज़ें बताते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक कसक रहती है कि हम जो हमारा डॉक्टर है मेन उससे मिला जाए। हुँ, तो डॉक्टर जो मेन ट्रीटिंग डॉक्टर है, उनको अटेंडर से मिलना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए ये कंडीशन चल रही है और ये भी अवगत कराना चाहिए कि फाइनेंशियल बर्डन कितना आने वाला है, हुँ। जिससे कि एक बार अटेंडर ये सब चीज़ें सोच के उस ओर आगे बढ़ सके। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि एट द एंड उनका जो जो पेशेंट है वो भी उन्होंने लूज़ कर दिया और हाँ, अपना प्रॉपर्टी भी दाँव पे लगा दी है बिल्कुल। और वो भी चली गई है, अपना घर भी बेच दिया है और इंसान भी चला गया है। तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उनके लिए। तो एटलीस्ट उनको एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि उस टाइम पे उनको कैसे रिएक्ट करना है, वहाँ पे उस टाइम पे कितना फाइनेंशियल उनके ऊपर प्रेशर आने वाला है, वो सब चीज़ें उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में आकाश जी मेरा एक बहुत जैसे ही पेशेंट आता है, हुँ, अगर रात को आता है तो विदिन नेक्स्ट 2 टू 3 आवर्स आई विल बी देयर एंड मैं खुद ही पेशेंट के अटेंडर को काउंसल करता हूँ, ये बताता हूँ कि क्या ज़रूरत है, आगे क्या आने वाला है और किस तरीके से इसको हमें मेंटेन करना है विथ फाइनेंशियल चीज़ों के साथ में। हुँ, जिससे क्या होता है पेशेंट को क्लियरिटी रहती है राइट। कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कितना हमें कल को अरेंज करके देना है। क्योंकि होता क्या है देखो, हॉस्पिटल भी जो चल रहा है, कोई भी अगर कंसल्टेंट या कोई भी आके कोई प्रोसीजर करेगा उसका चार्ज होगा, राइट। ठीक है? उस चार्ज को किस लेवल पे कम किया जा सकता है और कितना नेगोशिएशन उसमें हो सकता है, जो-जो मेन चीज़ें हैं। तो उस पे डॉक्टर भी और हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है, वो भी डिसाइड कर सकता है और पेशेंट को भी ये चीज़ अवगत रहेगी कि हमें इतना अमाउंट अरेंज करना है, हुँ, तो उस चीज़ से वो वाकिफ़ रहेगा, ठीक है? कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है जब हॉस्पिटल उसमें से ख़ासकर मैं अपने हॉस्पिटल को बोलूँगा हम 70% ऑफ द बिल माफ़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है? 70% 70% ऑफ द बिल माफ़ करते हैं। क्या रीज़न रहता है उसका? उसका ये रीज़न होता है कि जब हमें पता है पेशेंट के पास है ही नहीं, हम हुँ, उस स्टेट में पेशेंट को बाहर भी नहीं भेज सकते, वो उस हालत में नहीं है कि हम उसको क्रिटिकल हालत से बाहर हुँ, भेज सकें। तो हम क्या करते हैं फिर अपने जो को-डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने प्रोसीजर किया होता है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सर दिस इज़ अ लो पेइंग पेशेंट एंड वी हैव नो नथिंग टू हुँ, लूज़ फ्रॉम हियर तो हम उसमें डिस्कस करके तो इस तरीके से हम लोग साथ में मिलके उस खर्चे को कम करके 30-40 पे लाके और जो भी बिल माफ़ हो सकता है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली जो छोटे हॉस्पिटल्स मेरा जो मानना है कि आगे छोटे हॉस्पिटल जो कि 50-50 बेडेड हुँ, मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ के साथ में होने चाहिए,
जिससे कि जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है लोगों के ऊपर, वो कम हो सके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से एक अलग लीग हो गए, जो उनकी लीग है वो अलग है। ठीक है, हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट। लेकिन वही मैंने बताया कि सबके पास पैनल है, सबको लगता है कि ठीक है, लेकिन वही चीज आपको 10 साल बाद हिट करती है। ठीक है, कि जब आप देखते हैं कि आपके कार्ड्स में आप, क्योंकि आप पहले ही अवेल कर चुके हैं, इतना तो आपके पास नहीं है। तो इस चीज में ध्यान में रखते हुए सबको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो, कि क्या रिक्वायरमेंट है और किस रिक्वायरमेंट पे हमें काम करना है। ठीक है, एक सिजेरियन सेक्शन आप ठीक हॉस्पिटल में कराते हैं तो 50,000 का भी हो जाता है। ठीक है, वही सिजेरियन सेक्शन आप अगर कोई अच्छे जो कॉर्पोरेट है, Cloud9, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, आई विल नॉट टेक पर्टिकुलर नेम्स ऑफ एनी कॉर्पोरेट, दे आर डूइंग इन 2 lakhs, 2.5 lakhs, that same procedure, same thing, same everything is there, बट उसमें क्या अदर फैसिलिटीज ऐड हो जाती हैं कि आपको जापा भी मिलेगी। ठीक है, आपको नैनी मिलेगी घर पे 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो ये फैसिलिटीज एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, ये जनता को समझना जरूरी है। ये फैसिलिटीज इमरजेंसी नहीं है, ये फैसिलिटीज नीडेड नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लग्जरी फैक्टर, लग्जरी फैक्टर हो गया कि लग्जरी क्या, लग्जरी अवेल करना चाहते हैं आप, क्या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी चीजों पे अगर हम आम जनता और डॉक्टर फ्रेटर्निटी ध्यान देगी तो हम इन बजट्स को बहुत कम करके नीचे ला सकते हैं, और एक रूप से देश के विकास में भी उतना ही भागीदारी हम दे सकते हैं, अगर इस पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं। सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी या फिर सारे जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल के, वो ध्यान में रखते हैं, तो इस चीज को हम बेटर से बेटर कर सकते हैं। सर अब बात करेंगे कोई एक ऐसा केस जो आपने देखा हो, जिसको अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता, आपके पास में डेली ऐसे केसेस आते होंगे कि टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, तो वो उस इंसान की जान बच सकती थी या उसकी लाइफ के लिए आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। तो ऐसे किसी केस के बारे में हम बात करेंगे। केसेस तो अगर आकाश जी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रिसेंट केसेस के बारे में, मतलब केस के बारे में डिस्कस करता हूँ। एक एक आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ दैट पेशेंट, आई विल हाइड द आइडेंटिटी ऑफ दैट पेशेंट। एक पेशेंट था हमारे पास, जस्ट ही उसका प्री क्वालिफाइड हुआ था, प्री आईआईटी क्वालिफाइड हुआ था। ओके। हाँ, एंड ही वाज मूविंग ऑन द रोड एंड ही इज हिट बाय, जिसको टेर्री बोलते हैं, रिक्शा बोलते हैं, छोटे रिक्शे से हिट किया उसको, एंड ही गॉट ए हेमरेज। ठीक है, ही गॉट ए हेमरेज, ही गॉट ए कॉर्ड कंप्रेशन आल्सो, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन आल्सो। तो ही गॉट क्वाड्रिप्लेजिक। क्वाड्रिप्लेजिक का मतलब होता है हिज 4 limbs can't move, he can only listen, he can only tell your, मतलब सारी चीजें बता सकता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे पेशेंट लंबे टाइम के लिए बेड रिडन रहते हैं। ठीक है, नोबडी नोज कि कैसे चीजें आएंगी उनकी कि नहीं आएंगी। ठीक है, और जो ब्रेन में इंजरी हुई है वो कितना रिकवर करेगी, कितना नहीं करेगी, कॉर्ड का कंप्रेशन हुआ है कितना रिकवर करेगा, क्योंकि उसका अभी तक भी कोई रिसर्चेज आर ऑन गोइंग, ऐसा नहीं कि रिसर्चेज ऑन गोइंग है, बट स्टिल देयर इज नो सच सिग्निफिकेंट, हमें वो नहीं मिला है। ठीक है, सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट नहीं मिला है उन सब चीज़ों का जो चल रही है। जैसे नर्व इंजरी हो गई किसी की, तो नर्व इंजरी का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस क्षेत्र में जब उसके मदर फादर से मैं मिला, उन्होंने सिचुएशन बताई कि इस तरीके की सिचुएशन है। तो क्योंकि वो पहले 2 हॉस्पिटल गया, 3 हॉस्पिटल गया, भटके यहाँ से वहाँ, तो तब जाके फिर हमारे पास आए। ठीक है, तो वो जो टाइम होता है लॉस हो जाता है ना, वो टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हो सकता था कि अगर वो टाइम पे आते तो इंटरवेंशन बहुत जल्दी होती। ठीक है, कॉर्ड कंप्रेशन का जो एडिमा था उसको सबसाइड किया जा सकता था। ठीक है, उससे रिजल्ट्स बेटर मिल सकते थे। ठीक है, बट इसीलिए ऐसे खैर कई केसेस हैं, ये मैंने एक छोटा सा केस आपको बताया, ऐसे कई केसेस हैं। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेडीज आई थी। ठीक है, तो सी गॉट ब्रेन हेमरेज बेसिकली। ठीक है, वो आई उस टाइम पर ड्राउजी थी, गफलत में थी। ठीक है, उनका रात को ही 2-2:30 बजे सीटी स्कैन कराया गया, सीटी स्कैन करा के देखा। ठीक है, तो पाया कि उनको एक हेमरेज हुआ है ब्रेन में, एंड सी नीड टू गेट ऑपरेटेड विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो वो पेशेंट आया हमारे पास रात को 12 बजे, 2 बजे के करीब हमने सारा सेटल करके उनका सीटी कराया, सीटी में देखा कि ब्रेन हेमरेज है। अब जब 2:30 बजे जब मेरे पास रिपोर्ट आई तो मैंने उनके अटेंडर को तुरंत समझाया कि इनको 1.5 घंटे के 1 से 1.5 घंटे में ओटी में लेना पड़ेगा अर्जेंट। तो उन्होंने कम से कम 2 घंटे लिए रिलेटिव से बात करके और ये करके। ठीक है,
लेकिन मैं भी अपनी बात पे अड़ा रहा उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को पता था अगर आप कराना है आप अभी कराओ, नहीं कराना तो आप अपने पेशेंट को डिस्चार्ज लीजिए। लड़ना मेरे से इसलिए था क्योंकि मैं समझता था कि अगर वो ऑपरेट नहीं हुई 2 से 3 घंटे में तो वी विल लूज द पेशेंट। राइट। जब मैं उनसे लड़ा, ठीक है, उस टाइम तो बड़ा बहसाबाजी हुई उनसे, बातचीत भी हुई, ठीक है, मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी बातचीत हुई कि नहीं करना है तो ये वो फलाना ढीकना, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब हमने उनको तैयार, वो लोग तैयार हो गए बड़ा लड़ाई झगड़े के बाद 2-2.5 घंटे के बाद कि हाँ हम तैयार हैं ऑपरेट कराना, उन्होंने चीज़ों को समझा, ठीक है। और जब ऑपरेट करके उसके रिजल्ट आए तो उसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव थे। उसके बाद उन्होंने कई बार थैंक्स बोला हमें, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं जो पहले लड़ लिया, मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं अटेंडर्स को इस चीज़ के लिए लड़ लिया। अगर मैं उस टाइम नहीं लड़ता और मैं बोल देता ठीक है आप डिसाइड करते रहो, सुबह मेरे को बता देना, मेरे को क्या इमरजेंसी पड़ी है कि मैं 4:30 बजे ओटी में लूँ पेशेंट को, मैं मॉर्निंग में लेता ओटी में, मैं अपने न्यूरोसर्जन को मॉर्निंग में बुलाता, आराम से 8 बजे बुलाता, 8 बजे डिस्कस करके उनके जो रिलेटिव। लेकिन उस टाइम तक उसका एक ब्रेन का हिस्सा जा चुका होता जो कि किसी काम का नहीं रहता आगे आने वाले टाइम में। आज भी वो मेरे को दिखाने आती हैं, आज भी हमारे न्यूरोसर्जन और मेरा थैंक यू बोलती है। रीज़न क्या, उस टाइम में लड़ा। तो यही सब चीज़ें मतलब हमें ध्यान में रखनी है कि अर्ली इंटरवेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चाहे वो आपके आसपास कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो या फिर आपके आसपास छोटा हॉस्पिटल हो जिसमें सारी फैसिलिटीज हो। बिल्डिंग नहीं देखनी है, हमें ये देखना है फैसिलिटीज, ठीक है। हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में कौन सा हॉस्पिटल है जिसके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो हमें पता होना चाहिए। क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज हैं या नहीं है, वो एक चेकलिस्ट बना के हमें अभी से रखनी चाहिए बिफोर के घर पे कोई इमरजेंसी और उस टाइम पे हम ढूंढ रहे हैं गूगल पे, क्योंकि गूगल पे कि ये है, क्योंकि आप बताइए कि हमारे घर से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दूर पड़ता है 40 किलोमीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर से एम्बुलेंस आएगी लेके जाएगी, आपका 2 घंटे वेस्ट हुए, ठीक है। आपके घर के पास में 2 किलोमीटर दूर ऐसा हॉस्पिटल पड़ता है जिसके पास कार्डियक केयर छोड़ के सारी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, जो कि अर्ली इंटरवेंशन कर सकता है, अर्ली क्रिटिकल केयर आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो जो टाइम टू हॉस्पिटल है ना उसको कम किया जाए, ठीक है। हम पेशेंट को स्टेबलाइज करके, अगर वहाँ पे फैसिलिटीज वो नहीं है, हार्ट केयर सेंटर नहीं है, वो हार्ट की फैसिलिटीज नहीं है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइज तो करें। जब तक 40 मिनट आप वहां जाओगे, वहां से एम्बुलेंस आएगी, उससे पहले हम नियर बाय हॉस्पिटल में जाके जहाँ फैसिलिटी, मैं फिर भी बोलूंगा कई ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जहाँ छोटे हॉस्पिटल हैं जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, तो हमें वो पता होना चाहिए, चेकलिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, क्या ये वाला जो नियर बाय 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के हमारे हॉस्पिटल है तो उसमें ये फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, वो चेकलिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। दैट चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे पास में जो हॉस्पिटल है उसकी फैसिलिटीज़ है, दे कैन हैंडल द पॉलीट्रॉमा, दे कैन हैंडल द हार्ट केसेस, दे कैन हैंडल ऑल दीज थिंग, बट स्टेबलाइज करके हम पेशेंट को फिर हार्ट सेंटर पे या जो भी उसकी नीड है ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वहीं पे वो चीज़ होती है तो वहीं करा सकते हैं, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट। तो आई थिंक जब अगर हम नियर बाई हॉस्पिटल में जाते भी हैं तो एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी पेशेंट को, और उसके बाद में आप एम्बुलेंस अरेंज करा के आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो ट्रीटमेंट मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्ट 40 किलोमीटर्स आप ट्रैवल करके पेशेंट की प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। राइट सर। सो सर, हम आपने जैसे बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें क्या क्या सिम्टम्स हैं जो अर्ली साइन मिल जाते हैं और अपने बॉडी के अंदर अगर ऐसे साइन मिल रहे हैं तो हमें उस पर रिएक्ट करना चाहिए, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिस पर हमें पहले ही रिएक्ट करना चाहिए? बिल्कुल, हम इन साइंस को रेड फ्लैग साइंस बोल सकते हैं, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिन पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो जिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम आप रह रहे हैं, ठीक है, मैं भी उसी में ही आता हूँ, ठीक है। जैसे कि ओबेसिटी से हमें बचना है, जितना हम बच सकें। हमारी डेली की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे साइंस सिम्टम्स की आप बात करेंगे, जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम पहले जब छोटे थे या फिर जब हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल था तो हम 10 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ जाते थे। जब आपको लगे कि आप 4 सीढ़ियों में बहुत थक गए, आप सांस फूलने लगी, तो ये आपके वार्निंग सिम्टम्स है। यू नीड टू गो फॉर अर्ली चेकअप्स, ठीक है। आपको अपने हार्ट पे ध्यान देना है, आपको अपने फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। दूसरा, जैसे बार बार यूरिन आना, ठीक है, ये साइंस हो सकते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ के, तो उस पर हमें चेक कराएं कि डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल्ड है या नहीं है। रात को 2 से अधिक बार उठना बाथरूम के लिए,
ठीक है, या फिर बहुत प्यास लगना, ठीक है, दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स फॉर डायबिटीज। अर्ली हेडेक होना, ठीक है, आंखों में एकदम से जलन होना, भारीपन लगना इस फ्रंटल एरिया में, ठीक है, दीज आर द साइंस कि हमें बीपी हो सकता है। तो ये अर्ली रेड फ्लैग साइंस है कि हमें रेगुलर ये चेकअप कराना है कि हमें डायबिटीज है कि नहीं है। और जो नॉर्मल जानकारी है वो हमें लेते रहना चाहिए, चाहे वो हम सोशल मीडिया के थ्रू लें या फिर हम बुक्स के थ्रू ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल जानकारी हम ले सकते हैं जो कि हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, जिससे कि हम उन साइंस सिम्टम्स को निगलेक्ट ना करें, उन साइंस सिम्टम्स को हम ध्यान में रखें, ठीक है। अगर हमें बार बार हार्ट बर्न्स हो रहे हैं, ठीक है, बार बार जलन हो रही है, तो इसको देखें। हो सकता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि हम मॉर्निंग से उठ के सिर्फ शाम को ही डायरेक्ट खाना खा रहे हो, जिस कैन कॉज पेप्टिक अल्सर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद, ठीक है, अगर बार बार हमें गैस्ट्रिक बर्निंग पेन हो रहा है तो इन सब चीज़ों को जानें और इन सब चीज़ों को चेकअप कराएं, उसको तब्दील करें कि हाँ हमें अर्ली चेकअप कराना है हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और एक सलाह ज़रूर लें डॉक्टर से, जिससे कि आप उन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें। सो डॉक्टर अनुज, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पॉडकास्ट, कमिंग ऑन फार्मा रेमेडीज। आज का पॉडकास्ट एक आई ओपनर था ताकि कि हम अपने और अपने नियर बाई जो भी लोग हैं उनको कैसे सेफ रख सकते हैं। देखिए, बीमारियां तो पूछ के नहीं आती हैं, कभी भी आपके घर के अंदर कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं तो शायद आपके जो नियर बाई हैं या फिर कोई भी इमरजेंसी आती है तो आप सेव कर सकते हो उनको, एंड टाइमली आप ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच और लोगों को हेल्प करने के लिए। और इस ज़रिए जितनी भी ऑडियंस है जो देख रही हैं, उनके घर के अंदर वो अपनी कई सारी चीज़ें जैसे हमने डिस्कस करी कि अपने नियर बाई विद इन 1 और 2 किलोमीटर्स के अंदर कौन सा हॉस्पिटल है नियर बाई, आइडेंटिफाई करके रखें। चाहे छोटा सेटअप ही हो लेकिन उसके पास आईसीयू की फैसिलिटी हो, वो आइडेंटिफाई करके रखें। और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी घर के अंदर कुछ भी इमरजेंसी आती है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं, उनकी टाइमिंग नोट करनी है, उन्होंने फूड कब लिया, अगर उनको बीपी की प्रॉब्लम है तो उन्होंने मेडिकेशन लिया था नहीं लिया था, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखें। और अगर इन केस ऑफ हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल पीपल आर, जो लोग आके डॉक्टर को, या तो डॉक्टर उससे इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, सेम क्वेश्चन सब लोगों को आंसर करना पड़ रहा है डॉक्टर को, तो वो प्रॉब्लम ना हो, वो सब चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। तीसरा, हमने सीपीआर के बारे में डिस्कस किया। तो सीपीआर, जैसा आपने बताया कि आपका हॉस्पिटल जो मार्क हॉस्पिटल है वो भी लोगों को गाइडेंस देते हैं कि सीपीआर कैसे कर सकते हैं। आई थिंक आप गूगल पे सर्च करेंगे तो रेड क्रॉस हॉस्पिटल है, वो सीपीआर के बारे में ट्रेनिंग देता है। तो सबको सीपीआर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और सबको आना चाहिए ताकि कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो उस पर इंस्टेंट रिएक्ट कर सके। सो सर, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू आकाश, आई वुड लाइक टू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू यू कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ नहीं है सोसाइटी में। हम लोगों ने डिस्कस किया कि हार्ट की इमरजेंसीज होती हैं, ये होता है, लेकिन क्रिटिकल केयर के बारे में, आईसीयू केयर के बारे में कम डिस्कशन हुआ है, ठीक है, पहले ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। तो मेरा यही सबसे कहना है कि आईसीयू क्रिटिकल केयर को आप थोड़ा सा एक उस तरीके से लें जिस तरीके से उसे लेना चाहिए, ठीक है, और ना कि आप इस सेगमेंट पे जाएं कि हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हमें उस टाइम नीड है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को या फिर किसी को भी आपको चाहिए हो तो मैं मार्क हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट वही है, ठीक है। और कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल केस या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट होता है जिसको टेलीफोनिक भी कोई कंसल्टेशन चाहिए हो, या अपनी केस स्टडीज़ को मेरे साथ शेयर करना हो, या फिर कोई भी आपको पूछना हो उसके बारे में, केस के बारे में कि हमारा ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, तो आप बेझिझक मेरे को कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके पास फ्लैश हो जाएंगे नीचे। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नाइस डे।